हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज द वन शॉट रिविजन एक्सक्लूसिवली फॉर CMA फाइनल लॉ। चैप्टर नेम इज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। आई मीन सेक्शन नंबर 128 से लेकर सेक्शन नंबर 138 तक जितने भी प्रोविजंस हैं वो सभी प्रोविजंस आप यहां पर देखेंगे। ये जो वन शॉट रिविजन का PDF है, इसमें दो चीजें हैं। पहला, हर सेक्शन के हर रूल की समरी जो हम डिस्कस करेंगे साथ में, और दूसरा, हर सेक्शन के नीचे यानी कि उस सेक्शन की समरी के नीचे उस सेक्शन से रिलेटेड हॉट क्वेश्चंस। लेकिन मुझे कहने दीजिए, वो हॉट क्वेश्चंस नहीं, वो एक्चुअली कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। उनके अलावा कुछ भी करके जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि जो रिवीजन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं उस रिवीजन को साथ में समझना है। ये कॉन्सेप्ट हम अभी साथ में डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको घर पर सेक्शन समरी पढ़ने के तुरंत बाद अटेम्प्ट करने हैं। सभी प्रश्न सॉल्व दिए हुए हैं, लेकिन मैंने केवल समरी रूप में फाइनल आंसर दिया है विद लॉजिक, ताकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो और इस नोट्स को आप एग्जाम से एक रात पहले भी पढ़ पाएंगे, एक हफ्ते पहले भी पढ़ पाएंगे। बड़ी आसानी से क्रिस्पी क्रंची वे में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो स्वागत आप सबका, बिना समय खराब किए लेट अस स्टार्ट अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एक्सक्लूसिवली फॉर CMA फाइनल लॉ। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन है वो 128 है और 129 होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आप जानते हैं। तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हम नहीं कर रहे, हम केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। इसमें पहला रूल ये है कि ये सेक्शन किस पर अप्लाई होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाने हैं और किसे नहीं बनाने। तो हमारा आंसर ये है कि ये हर कंपनी पर अप्लाई होता है। तो ये अगर स्मॉल कंपनी है तो उस पर भी, जी हाँ, कंपनी छोटी हो, बड़ी हो, देशी हो, विदेशी हो, अपनी हो, पराई हो, सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, डजंट मैटर। एवरी कंपनी मीन्स एवरी कंपनी, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड क्या अपनाना जरूरी है। इज इट अलाउड टू यूज सिंगल एंट्री सिस्टम? क्या हम सिंगल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल। हमको हर हाल में डबल एंट्री सिस्टम ही यूज करना मैंडेटरी है। उसके बाद दो बेसिस आप लोगों ने अकाउंट्स में सुने होंगे, कैश या फिर एक्रूअल। क्या कंपनियों को दोनों मेथड अलाउड हैं? क्या कैश और एक्रूअल में से हम चूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमको केवल और केवल अक्रूवल मेथड ही सिलेक्ट करना है और ये मैंडेटरी है, कोई और रास्ता इसका नहीं है। अगला, प्लेस ऑफ मेंटेनेंस। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाएंगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम संभाल के रखेंगे, वो कहां पर रखना मैंडेटरी है? द आंसर इज वेरी सिंपल, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड नोवेयर एल्स। उसके बाद अगला हमारा कॉन्सेप्ट है सेम सेक्शन में, अप्लीकेबल ईयर। क्या हम चाह करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैलेंडर ईयर के हिसाब से बना सकते हैं? दिवाली टू दिवाली, पोंगल टू पोंगल, ईद टू ईद, क्या ऐसा कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होंगे हर हाल में फाइनेंशियल ईयर के आधार पर, राइट। एंड फाइनेंशियल ईयर शैल बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बाद हमारा प्रोविजन है कि अगर हम अपने अकाउंट्स को, कीपिंग अकाउंट्स एट अदर प्लेस, तो क्या हम कहीं और रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये सबसे पहले एक तो ये याद रखना है कि कहीं और रखने का मतलब है एडिशनली रखना। कहीं और रखने का मतलब स्विच करना नहीं है। आप रजिस्टर्ड ऑफिस में अकाउंट्स रखते हैं, वहां तो रखने ही होंगे, उसके साथ साथ कहीं और रखना चाहें तो रख सकते हैं, राइट। ये क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ये आपको एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, BR, और BR पास करने के 7 दिन के अंदर आपको माननीय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि ब्रांचेस जो अपने अकाउंट्स बनाएंगी वो खुद बनाएंगी या फिर हेडक्वार्टर बनाएगा। भाई, कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग डिविजन, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोकेशंस पर हो सकता है हो, तो ब्रांच के अकाउंट्स कौन बनाएगा? यहां पर लिखा है कि ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद बनाएगी, चाहे इंडियन ब्रांच हो चाहे फॉरेन ब्रांच हो। लेकिन वो समरी बनाकर पीरियोडिकली यानी कि समय समय पर
अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजती रहेगी। यानी कि ये हुआ रूल के जो डिटेल्ड अकाउंट्स हैं, जो जर्नल है, लेजर है, जो पूरा डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स बनता है फुल डिटेल में, गहराई में डूब डूब कर, वो तो ब्रांच अपना खुद बनाएगी। उसका समराइज्ड वर्जन समय समय पर वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को भेज देगी। अब ये जो समय समय पर भेज देने वाला नियम है, उसमें ये नहीं लिखा है कि क्वार्टरली भेजना है, कि हाफ ईयरली भेजना है, कि मंथली भेजना है। वो आपकी कंपनियों का अपना सेटअप हो सकता है। उसके बाद देखिए कि फिजिकल अकाउंट्स रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, या इलेक्ट्रॉनिक मैंडेटरी है, या इलेक्ट्रॉनिक रख सकते हैं कि नहीं, फिजिकल मैंडेटरी है। क्लियरली लिखा है दोस्तों कि बोथ आर अलाउड, दोनों ही अलाउड हैं। लेकिन याद रखना है हमको कि अगर हमने अपने अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किए, देखो यदि हमने अपने अकाउंट्स फिजिकल मेंटेन करे तो उसके कोई रूल्स नहीं है। फिजिकल मेंटेनेंस करनी है, बस अच्छे से कर लेना, ध्यान से कर लेना, ठीक से कर लेना। लेकिन यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स मेंटेन करे हैं तो फिर आपको ये 9 रूल्स ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये 9 रूल्स आपको फॉलो करने होंगे हमेशा, कि जो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स होंगे वो भारत में एक्सेसिबल हों। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स में एक ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर होना मैंडेटरी है। ऑडिट ट्रेल का मतलब आप जानते हैं कि जिसके अंदर कोई भी एक्टिविटी अकाउंट्स में हो, चाहे एंट्री क्रिएट करना हो, मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो, उसका एक लॉग क्रिएट हो जाता है और उस फीचर को डिसेबल ना करा जा सके। ओरिजिनल फॉर्मेट में अकाउंट्स मेंटेन हो, ब्रांच के रिकॉर्ड्स भी ओरिजिनल फॉर्मेट में मेंटेन हो, लेजिबल डिस्प्ले होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि किसी फॉर्मेट में ऐसे हो कि हमें दिखाई ना दे पाए, पढ़ ना पाए। स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले एंड प्रिंट आउट की फैसिलिटी होनी चाहिए। बैकअप का सर्वर भारत में ही रहेगा। बहुत सारे आजकल क्लाउड बैकअप के चक्कर में जो बैकअप है वो विदेशों में रखे जाते हैं, लेकिन इधर अलाउड नहीं है। डेली बैकअप आपको लेना होगा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स का। और अगर आप आउटसोर्सिंग करते हैं, यानी कि आपके अकाउंट्स वर्चुअली कोई और ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, तो इस आउटसोर्सिंग की डिटेल्स आपको आरओसी को देनी होगी। ठीक है। उसके बाद एक अच्छा और कीमती टॉपिक आप लोगों के लिए, सीएमए फाइनल के लिए ये मैंडेटरी और मेजर माना जाता है ये टॉपिक, कि इंस्पेक्शन के रूल क्या हैं। ये इंस्पेक्शन, यहां पर जो शब्द है इंस्पेक्शन, उसका मतलब वो नहीं है कि कोई सरकारी अधिकारी आकर के इंस्पेक्शन कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी ही कंपनी के लोग, हमारे डायरेक्टर, हमारे शेयर होल्डर, उनके प्रतिनिधि क्या अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने आ सकते हैं। उनको कोई शक शुबा, दिक्कत, शिकायत है, उनको कहीं डाउट है, सस्पिशियन है, उनको कोई क्वेरी है, तो वो अकाउंट्स को चेक करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? आइए जरा देखें। यहां पर लिखा है कैन बी इंस्पेक्टेड ओनली बाय डायरेक्टर, राइट, ओनली बाय डायरेक्टर एंड नॉट थ्रू एनी एजेंट। याद रखना है आपको, डायरेक्टर स्वयं ही आएंगे। यदि डायरेक्टर को फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, और इसलिए वो किसी और को भेजना चाहते हैं, आई एम सॉरी, आप नहीं भेज सकते, आप अकाउंट्स की नॉलेज ले लीजिए। राइट। इंस्पेक्शन केवल बिजनेस आवर्स में होगा। राइट, बिजनेस आवर्स हर कंपनी के जो अपने होंगे। उसके बाद कोई भी इंस्पेक्शन फॉरेन ब्रांच का नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टर हैं कंपनी के और आपको फॉरेन ब्रांच को इंस्पेक्ट करने का बड़ा अंदर से दिल कर रहा है, तो आप कागज ही तो देखना चाहते हो, वहां की दीवारें थोड़ी। तो कागज हम मंगा के आपको दे देंगे। समराइज्ड रिटर्न्स फॉरेन ब्रांच के क्वार्टरली रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजे जाते हैं। ये कागज डायरेक्टर देख सकता है। याद करिएगा, फॉरेन ब्रांच क्वार्टरली बेसिस पर अपने रिकॉर्ड्स हिंदुस्तान के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजेगी। वो जो कागज हिंदुस्तानी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे हैं, डायरेक्टर साहब चाहें तो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर के दिल के अंदर आग लग रखी है, उसको वही कागज चाहिए जो अमेरिकन ब्रांच ने रखा हुआ है, तो फिर आप डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, रिटन रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं कि मुझे ये जानकारी चाहिए उस फॉरेन ब्रांच से। तो कोई बात नहीं, हम उसको 15 दिन में वो जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। जब भी इंस्पेक्शन होगा तो हमारी कंपनी के सारे स्टाफ को कोऑपरेट करना मैंडेटरी है। हमारे कंपनी के स्टाफ को कितना ही अजीब लग रहा हो इंस्पेक्शन के वक्त कि देखो हमारा ही डायरेक्टर हमारे को चेक करने आ रहा है, उनके मन के अंदर कोई भी जज्बात चल रहे हो, यू नीड टू कोऑपरेट विद द इंस्पेक्शन पर्सन, यानी कि डायरेक्टर। याद रखेंगे कि डायरेक्टर केवल कंपनी के अकाउंट्स चेक कर सकता है, ना कि सब्सिडरी के। यानी कि आप जिस कंपनी में हैं डायरेक्टर, आप उस कंपनी के अकाउंट चेक करेंगे, आप अपनी सब्सिडरी के अकाउंट चेक नहीं कर सकते, आप अपनी होल्डिंग के अकाउंट्स नहीं चेक कर सकते, आप अपनी एसोसिएट के अकाउंट्स नहीं चेक कर सकते। हाँ, एक रास्ता है कि अगर सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स आपको चेक करने हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल आप ले लीजिए। राइट,
कृपया ध्यान रखना है, क्वेश्चन वाला आपके सामने ऐसी कहानी इमोशनल बना के देगा कि होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, सब्सिडरी कंपनी ने उस सब्सिडरी कंपनी में उसको धोखाधड़ी नजर आ रही है, सो ही वांट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। कहना भाई टेक बीओडी अप्रूवल ऑफ योर कंपनी इज डायरेक्टर, उसके बाद ही तू इंस्पेक्शन कर सकता है। अब अगला पॉइंट है हमारा प्रिजर्वेशन पीरियड का। जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कंपनी को कितने वर्षों तक संभाल के रखने हैं। यहां पर दो क्लॉज हैं। अगर हमारी कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा हो जाता तब तक आप कागजों को हटा नहीं सकते, आपको संभाल के रखने हैं अप टू द टेन्योर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अगर आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है तो नॉर्मल टाइम पीरियड है 8 ईयर्स का, 8 फाइनेंशियल ईयर्स। और ये जो प्रिजर्वेशन करना है इसमें ये भी बात याद रखनी है कि अलोंग विद वाउचर्स रखना है। आपने जर्नल एंट्री पास करी तो आपने जर्नल की नोटबुक सेफ रख ली, लेजर का सेफ रख लिया पेपर। उस जर्नल में जो एंट्री हुई वो जिस रसीद से हुई थी, जिस इनवॉइस से हुई थी, जिस वाउचर से हुई थी, जिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से हुई थी, आपने बोला यार इतना बर्डन कौन रखे, इतना वजन कौन संभाले, तुमने तो जला दिए, ये नहीं चलेगा। जिस साल के अकाउंट्स रखने हैं उस साल के आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं। अगला पॉइंट है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा यदि अकाउंट सही से मेंटेन नहीं हुए। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस, ये सब लोग प्लस में हैं, होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस कैटेगरी का प्लस, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्लस, अगर कंपनी के अंदर कोई और अधिकारी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज किया कि भाई तुम भी अकाउंट्स देखोगे तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। इस प्रकार सेक्शन 128 कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा 128 में मैंने क्वेश्चन आंसर्स कैसे किस रूप से दिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 राइट, ये इस अटेम्प्ट में आया और ये उसका फाइनल आंसर। जब आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में इसको इलैबोरेट करके लिखेंगे। आप पहले पूरा प्रोविजन समझाएंगे, केस की कहानी समझाएंगे, उसका कंक्लूजन लिखेंगे। दिस इज वन शॉट रिविजन राइट, दिस इज नॉट द राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। सो वी नीड टू टेल यू कि भाई तुम ये क्वेश्चंस कर जाओ, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना और थोड़ा सा भाई की बात समझना। आई एम नॉट हियर टू गिव यू द राइटिंग प्रैक्टिस सेशन इन दिस क्लास, दिस इज द वन शॉट रिविजन ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर। तो आपको क्या करना चाहिए कि भाई ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये है, इस वाले टॉपिक के ये वाले क्वेश्चन हमको करके जाने हैं, बस ये ध्यान रखना है आपने। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 राइट। अब देखो जैसे ये आंसर बड़ा है तो ये बड़ा नहीं है, ये उतनी चीजें मैंने यहां रखी हैं जिनको तुम स्किप नहीं कर सकते। उसके अंदर पिछले क्वेश्चन में जैसे सिर्फ एक लाइन तुमको याद रह जाएगी तो भी तुम लिख लोगे, ये ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चंस यहां पर बनाए हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 129। 129 का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट जैसे हम अच्छे नाम से जानते हैं, आसान नाम से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सिमिलर फॉर्मेट है, आप देख पा रहे हैं। पहला है फॉर्मेट, शेड्यूल 3 आपने फॉलो करना है। शेड्यूल 3 फॉलो करना है सभी कंपनियों को, एक सिवाय किसके जिनके नाम आगे लिखे हैं। बैंकिंग कंपनी को शेड्यूल 3 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और वो कंपनियां जिनके लिए सेपरेट एक्ट बनाया गया है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस विच आर गवर्न्ड बाय द सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नीड नॉट टू फॉलो द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट राइट। चलो, एग्जेम्पशन फ्रॉम शेड्यूल 3, ये मैंने पहले भी आपको अभी ऊपर बताया, जो सेपरेट एक्ट वाली कंपनीज हैं उनको एग्जेम्पशंस है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और एनी अदर एक्ट। प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है कि आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको आप प्रेजेंट करेंगे किनके सामने? शेयर होल्डर्स के सामने। और ये कौन सी वाली जनरल मीटिंग में करना है? एनुअल जनरल मीटिंग। आप सब फाइनल में हैं, आपको पता है, मैं फिर भी एक लाइन बता दूं, शेयर होल्डर्स की कोई भी मीटिंग हो दोस्तों उसको जनरल मीटिंग कहते हैं। अगर वो जनरल मीटिंग साल में एक बार वाली हो रही है, यानी कि 31 मार्च के बाद और 30 सितंबर से पहले वाली हो रही है, जिसमें अकाउंट्स फाइनलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और उसके अलावा जितनी भी जनरल मीटिंग होती है उसको बोलते हैं ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी कि जनरल मीटिंग एक बड़ा शब्द है, उसके दो पार्ट हो गए या दो कैटेगरीज हो गई, एक एनुअल वाली जनरल मीटिंग और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली जनरल मीटिंग। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एजीएम।
कंसोलिडेशन मैंडेटरी है अगर आप होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में हैं, यानी कि अगर आप एक होल्डिंग कंपनी है तो आपको अपने अकाउंट्स तो बनाने ही हैं स्टैंड अलोन वाले, आपको अपनी सब्सिडियरी के भी अकाउंट्स बनाने होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना कंपलसरी है। अगर आपने कंप्लाई नहीं करा तो आपको डिस्क्लोज करना है। क्या क्या डिस्क्लोज करना है? एक तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है कि हमने एएस फॉलो नहीं करे। दूसरा, रीजन बताना है कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा क्यों नहीं फॉलो किया, और अगर हम फॉलो करते तो P&L अकाउंट की पोजीशन क्या होती, और फॉलो नहीं किया तो P&L अकाउंट की पोजीशन क्या है। यानी कि हमारे प्रॉफिट पोजीशन, हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन पर क्या असर पड़ा। यदि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते तो क्या होता, हमने नहीं किया तो क्या हुआ, वो एक कंपैरेटिव दिखाना पड़ता है आपको अपने बैलेंस शीट के समय। अगला प्रोविजन है एग्जेम्पशन। ये साधारण सी बात है कि केंद्र सरकार को ये हक है कि वो किसी भी कंपनी को पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्पशन दे सकती है कि चलो भाई तुम मत फॉलो करना, पूरा शेड्यूल 3 फॉलो मत करना या थोड़ा फॉलो मत करना, पूरा सेक्शन 129 फॉलो मत करना या थोड़ा मत करना, कोई पर्टिकुलर प्रोविजन मत फॉलो करना। यानी कि विद और विदाउट कंडीशन मिल सकती है आपको एग्जेम्पशन, पार्शियल या टोटल मिल सकती है, या फिर ऑल कंपनीज को मिल सकती है या कुछ कंपनीज को मिल सकती है, अब वो तो भाई सरकार जाने। अंतिम पॉइंट है पर्सन लायबल। ये बिल्कुल वही है जो आपने 128 में भी देखा था कि यदि ये फॉलो नहीं होते तो कौन जिम्मेदार होगा। 129 के कंप्लायंस ना होने पर मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस वाले होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन ऑथराइज्ड बाय बीओडी। देखो जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं लाइक लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज विच हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ टर्नओवर, लाइक जहां पर सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, 250 करोड़ का ज्यादा टर्नओवर है, उन कंपनीज में, मतलब 250 करोड़ थ्रेशोल्ड नहीं, मैं तो वैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं। जो बिग कंपनीज हैं दे आर आल्सो अपॉइंटिंग CAO, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एनी अदर पर्सन। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से समझते हैं बड़ी कंपनियों के कि अकाउंट्स अलग फंक्शन है और फाइनेंस अलग फंक्शन है, तुम लोग भी समझते होगे, तो तुम चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एज एन एग्जांपल लिख सकते हो पेपर के अंदर। अब तुमने देखा इसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं और ये अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने पूरा प्रयास किया है कि कोई एरर नहीं है। अगर प्रोविजन चेंज हो गया है तो हमने आंसर भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे अपने अगले सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 129A। हाँ, 130 से पहले किया ऐड हो गया। सेक्शन नंबर 129A, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये क्या होता है पहले तो ये समझो भाई। जो तुमने 129 सुना वो क्या था? फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L बैलेंस शीट। तो वो P&L और बैलेंस शीट कब के हैं वो तो बताओ। वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के, यानी कि कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के। लेकिन कभी कभी कंपनियों को क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी को तो दोस्तों बनाने ही पड़ते हैं। सेबी की गाइडलाइन है कि भाई आप शेयर मार्केट में पहली बार आओगे तो आप यहां तक का P&L बना के दो, आप लिस्ट हो गए हो तो आप हर क्वार्टर का P&L बना के दो। उनको बोलते हैं पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये यहां पर भी एक नया सेक्शन ऐड हुआ। व्हाट आई सेड टू यू इज कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो अभी भी बनाती हैं, जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो हमेशा से बनाती हैं क्योंकि सेबी कहती है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनियां जिनके शेयर मार्केट में नहीं बिकते हैं उनके लिए भी भारत सरकार ने एक नया सेक्शन ऐड करा। वह डेट हमने साइड में लिख रखी है, नोटिफाइड डेट हर सेक्शन की उसके नीचे लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो लिस्टेड कंपनियां नहीं हैं उनको भी भारत सरकार यह आदेश दे सकती है कि देखो भाई ऐसा है, आपको भी ये वाली कंपनी को भी आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली बनाना पड़ेगा, जिसको भी सरकार बोलेगी उसको। तो देखो व्हेन टू प्रिपेयर, जब सरकार ऑर्डर दे। किसके ऊपर अप्लाई होता है ये? अनलिस्टेड कंपनीज पर। क्या बनाना पड़ेगा? ऑर्डर में क्या लिखा होगा कि भाई तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसका अप्रूवल लो, उसका या तो पूरा ऑडिट कराओ या फिर लिमिटेड ऑडिट कराओ, उसको लिमिटेड रिव्यू बोलते हैं, और आरओसी को फाइल करो 30 दिन के अंदर। अब एक बात सोचो तुम, जो आगे के 3 काम है वो तो वही हैं जो हमेशा से होते थे, कोई इसमें नयापन नहीं है। ये जो 3 लाइनें नीचे लिखी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद वाली, बीओडी अप्रूवल, कंप्लीट ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू एंड आरओसी फाइलिंग, ये तो मैनुअल के लिए करते ही हो,
बस यहां पर ये लिखा है कि यदि केंद्र सरकार 129A में आपको ऑर्डर देती है तो वो क्या क्या ऑर्डर देगी, सिर्फ अकाउंट्स बनाने का नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का नहीं, बनाने का, बीओडी अप्रूवल लेने का, ऑडिटर से ऑडिट कराने का, या छोटा ऑडिट लिमिटेड रिव्यू कराने का, और आरओसी को फाइल करने का। मतलब वो सभी काम जो आप एनुअल अकाउंट्स का करते हैं वो आपको पीरियोडिकल अकाउंट्स का भी करना पड़ सकता है यदि सरकार आपको कहेगी तो, राइट। सो 129 इज डन। नाउ उसके क्वेश्चंस देखिए, एक ही क्वेश्चन है, तो जब ये एक ही क्वेश्चन है तो एक ही है, ठीक है। और अगर देखो आप किसी क्वेश्चन के आगे सीए लिखा है, इसका मतलब ये है कि सीएमए के अंदर इससे कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया। आप क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। हमने खूब खोद खोद के रिसर्च कर रखी है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इसका क्वेश्चन आया, सीएमए में इसका क्वेश्चन नहीं आया, सो वी हैव टेकन चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला क्वेश्चन, बट वी मस्ट गो कंप्लीट, राइट, वी मस्ट गो एब्सोल्युटली रेडी कि अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए, आपके यहां पर उठकर आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नाउ वील सी 130। सेक्शन 130 इज अबाउट कि जब आपको अदालत कहेगी कि वो वाली बैलेंस शीट जिसका ईयर क्लोज हो चुका है उसको रीओपन कर लो, तो हम कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। अदालत आदेश दे रही है ना, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के आदेश पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन कर देंगे, क्योंकि अदालत ऐसा कह रही है। अब वो जो रीओपनिंग होगी उसके कुछ रूल्स जो होंगे, उसके रीजंस होंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, वो यहां पर आपको 130 में देखने को मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली बात, व्हेन टू रीओपन, कब हम रीओपन करेंगे। सबसे पहली बात, रीओपनिंग इज अलाउड ओनली फॉर लास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स। दूसरी बात, ओनली आफ्टर द कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, राइट। और ये जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है ये तभी आएगा जब अदालत एक नोटिस भेजेगी, ओनली आफ्टर नोटिस टू ऑल एंड टेकिंग अ नोट ऑफ देयर रिप्लाई। यानी कि जैसे सबसे पहले एक बात सोचो, अदालत हमारी दुश्मन तो है नहीं। अदालत के पास कोई आदमी शिकायत लेके पहुंचा होगा हमारी कंपनी की, फलानी कंपनी ने फलाने साल में कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो अदालत एकदम से ऑर्डर नहीं देगी रीओपनिंग का। अदालत अलग अलग पार्टीज को नोटिस भेजेगी, जैसे इनकम टैक्स वालों को, सेबी को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, अलग अलग अथॉरिटीज को या अलग अलग लोगों को, कि भाई देख लो इस कंपनी के ऊपर ये मामला उठ रहा है, आप लोगों ने कुछ कहना है। तो सबकी सुनने के बाद, कंपनी की सुनने के बाद फिर कोर्ट ऑर्डर देगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी शिकायत लेके पहुंच गया और 15 मिनट में ऑर्डर हो गया, ऐसी, ठीक है, ऐसी गूगली नहीं होनी है। ग्राउंड्स ऑफ द ऑर्डर, देखो आप जैसे फाइनल के लोगों के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर ये टॉपिक इंटर में होता तो भले ही हम इतना गहराई में ना जाते। सवाल उठता है कि अदालत ऑर्डर करेगी तो अदालत ऑर्डर क्यों कर रही है क्योंकि उसको एप्लीकेशन मिला है किसी से, और किसी से वो कौन है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी, एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी या एनी अदर कंसर्न्ड पर्सन। आपका मैं ध्यान चाहूंगा इस शब्द पर, एनी अदर कंसर्न्ड पर्सन। ये बहुत बड़ा शब्द है। एनी अदर कंसर्न्ड पर्सन का मतलब हुआ कि कोई कर्मचारी तक जाकर के शिकायत कर सकता है, कोई डेटर या क्रेडिटर भी जाकर शिकायत कर सकता है। हाँ, बस उसका अपना कुछ इंटरेस्ट हर्ट होना चाहिए। यानी कि तुम ये गलती में मत रहना कि सिर्फ सरकारी अथॉरिटीज ही शिकायत कर सकती हैं, एनी अदर पर्सन भी शिकायत कर सकता है। और ये छोटा सा शब्द हम भूल जाते हैं, अंत में आता है, इसलिए तो ध्यान रखना, एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो फाइल शिकायत अगेंस्ट द कंपनी। नाउ ये जो लोग शिकायत लेके जाएंगे ये तो अदालत के रिश्तेदार हैं, अदालत तो इनकी शिकायत तुरंत मान लेगी। अरे तो किसी की शिकायत मानने पर भी तो कोई आधार होना चाहिए ना, शिकायत में दम होना चाहिए। किस बात की शिकायत लाए हैं ये, कि हमने अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट बनाए हैं या फिर हमने अपनी कंपनी के अफेयर्स में मिसमैनेजमेंट किया है। अगर शिकायत में ये दो बातों का मैटर है तब कोर्ट केस ओपन करेगा, कोर्ट केस लेगा, वरना नहीं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इंक्रीज्ड पीरियड ऑफ रीओपनिंग, ये भी ध्यान देने योग्य है। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट बहुत ध्यान देने योग्य ही इकट्ठे किए हैं। यहाँ लिखा है कि देखो अगर आपकी कंपनी इन्वेस्टिगेशन में नहीं है तो बस 8 साल तक के ही अकाउंट्स हमने मेंटेन किए होंगे, वही रीओपन हो सकते हैं, उससे पहले के हो सकता है हो ही ना हमारे पास। लेकिन अगर हमारी कंपनी इन्वेस्टिगेशन है तो तुम्हें याद है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक के अकाउंट्स तुमको संभाल कर रखने पड़ेंगे और तब तक के अकाउंट्स भी रीओपन हो पाएंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि अगर हमारी कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो फिर ये रीओपनिंग वाला पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा,
इंक्रीज, राइट? बिल्कुल क्लियर। 130 कंप्लीट। अब चलते हैं 131 पर। 131 के अंदर भी पता है आपको रीओपनिंग ही होगी, बस वहां वॉलंटरी रिवीजन होगा। हम अपनी इच्छा से रिवीजन करेंगे एंड नॉट बिकॉज ऑफ सम कंप्लेंट और सम कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है? लेकिन हाँ, हम खुद भी करेंगे तब भी हमको अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देख लेना, क्वेश्चन हर सेक्शन के नीचे हैं और उनके आंसर्स बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड हैं, ठीक है? बिल्कुल वो क्रंची पॉइंट जो तुमको चाहिए क्वेश्चन के बाद। अच्छा, नाउ वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, एंड माइंड इट कि 131 में जो रिवीजन की बात कही गई है वो दोनों कागजों की कही गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी एंड बोर्ड रिपोर्ट की भी, राइट? बोर्ड रिपोर्ट विच कम्स इन 134। सो सबसे पहली बात उठती है कि अगर हम अपने खुद के अकाउंट्स रिवाइज करना चाहते हैं तो डिसाइड कौन करेगा कि करने हैं कि नहीं करने हैं? आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा सवाल उठता है कि कितने वर्षों के आप रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज पिछले 3 साल केवल। उसके बाद सवाल उठता है कि किसी से अप्रूवल चाहिए कि बस हमारी मर्जी है, हम बादशाह हैं, कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से आपको अप्रूवल चाहिए, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूवल नहीं देगी जब तक उसके पास एनओसी नहीं आ जाता, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। कहां से? अथॉरिटीज से। कौन सी अथॉरिटी? सेबी, इनकम टैक्स, जीएसटी, या जितनों को भी एनसीएलटी भेजेगी उनको। आरओसी को फाइल करना होगा आपने एनसीएलटी का ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन से मतलब है कि हमने जैसे आज जून है और आज हमने रिवाइज कर लिया अपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हमको पता चला कि नहीं कुछ गड़बड़ है यार, अगस्त में फिर कर लेते हैं ऐसे नहीं होएगा। एक फाइनेंशियल ईयर में खाली एक ही बार रिवीजन हो सकता है। देखो, ओनली वंस इन वन फाइनेंशियल ईयर, राइट? डिस्क्लोजर, आपको रीजन बताना पड़ेगा, और रीजन कहां बताना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में। और ये इस साल, जिस साल आप परिवर्तन कर रहे हैं उस साल के बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि हमने किस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चेंज किया है और क्यों चेंज किया है, ठीक है? चलो, लिमिटेड वॉलंटरी रिवीजन, ये लाइन थोड़ा ध्यान से देखें कि यदि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट पहले ही मेंबर्स को भेजे जा चुके हैं, आरओसी को फाइल हो चुके हैं, या जनरल मीटिंग के सामने रखे जा चुके हैं, तो रिवीजन में केवल इतना ही हो सकता है कि आप रेक्टिफिकेशन करें, बाकी कुछ नहीं। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। यदि हमारे अकाउंट्स मेंबर्स को नहीं गए हैं, आरओसी फाइलिंग नहीं हुई है, जनरल मीटिंग के सामने नहीं रखा गया है, तो आप सारा का सारा अकाउंट्स बदल सकते हो। बट अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो मेंबर को जा चुका है, या आरओसी को जा चुका है, या जनरल मीटिंग के सामने रखा जा चुका है, तो अब सिर्फ रेक्टिफिकेशंस हो सकते हैं। कोई गलती हो गई हो तो सुधार हो सकता है, बाकी और कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं हो सकते कि भाई हमने पहले प्रिज्यूम किया था कि गुडविल को हम 3 साल में राइट ऑफ करेंगे, नाउ वी आर चेंजिंग आवर एस्टिमेट एंड वील टेक इट टू 5 years। ये सब कुछ नहीं बदलाव हो सकते। दिस इज नॉट रेक्टिफिकेशन, दिस इज पॉलिसी चेंज, ठीक है? चलो, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, राइट? ये 4 नंबर जून 16 में। खैर, अब सेक्शन 132 पढ़ते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी में सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि एनएफआरए सारी की सारी कंपनियों को गवर्न नहीं करती है। एनएफआरए का बेसिक उद्देश्य सुनिए क्या है, और एनएफआरए इस उद्देश्य को लेकर किन कंपनियों को गवर्न करती है। पहली बात, एनएफआरए का उद्देश्य है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोफेशन में काम करने वाले लोग और इन्वॉल्व लोगों को गवर्न करना, यानी कि अकाउंटेंट्स, यानी कि ऑडिटर्स, प्लस वो कंपनियां जिनके ये अकाउंटेंट्स होंगे और जिनके हम ऑडिटर्स होंगे, उन कंपनियों को गवर्न करने का अधिकार एनएफआरए को है। तो याद कर लेते हैं दोबारा अच्छे से कि हिंदुस्तान में जितनी कंपनियां हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। वो कंपनियां जो एनएफआरए के अंतर्गत आती हैं वो अलग हो गई, और बाकी कंपनियों में पनिशमेंट सुनाने का अधिकार आज भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को है। यानी कि कोई ऑडिटर, यानी कि कोई अकाउंटेंट, यानी कि कोई प्रोफेशनल अगर कुछ गड़बड़ करेगा, कहां पर बताइए? पहले वाले कैटेगरी में तो एनएफआरए देखेगा, और अगर बचे हुए कैटेगरीज में तो फिर कौन? आईसीएआई देखेगा। तो आइए अच्छे से ये समझ लेते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी किसने बनाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने।
इसने किसको रिप्लेस करा? इससे पहले कौन अथॉरिटी थी? नकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नकास का काम केवल रिकमेंडेटरी था। नकास किसी अदालत की तरह किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकती थी, लेकिन एनएफआरए के पास जजमेंट सुनाने का अधिकार है। वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। यदि अकाउंटिंग प्रोफेशनल ने, ऑडिटिंग प्रोफेशनल ने अपने प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किया, उसका दोषी पाया गया, तो एनएफआरए उसको सजा सुना सकती है, बट फॉर सिलेक्टेड कंपनीज ओनली, नॉट फॉर ऑल कंपनीज। ठीक है, सो इट्स अ क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन और इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी कंपनियों को यह गवर्न नहीं करती, ये केवल सिलेक्टेड कंपनियों को गवर्न करती है। और उन कंपनियों के नाम कहां लिखे हैं? रूल 3 में। इसलिए उन कंपनियों को रूल 3 कंपनियां भी कहते हैं। तो रूल 3 कंपनियां कौन सी हैं? ये मैंने लिस्ट लिख दी है आप सबके आसानी के लिए। रूल 3 कंपनी कौन सी है? पहली लिस्टेड कंपनी। याद रखना है कि लिस्टेड कंपनी चाहे भारत वाली चाहे विदेश वाली, कोई कंपनी ऐसा है मान लो जो भारत में लिस्टेड नहीं है लेकिन विदेश में लिस्टेड है, तो वो हमारे लिए लिस्टेड ही है, एनएफआरए लगेगी उसके ऊपर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी या तो कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट 500 करोड़ या उससे ज्यादा है पिछले साल। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, स्पेशल एक्ट कंपनीज, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार रेफर करे, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो 8वां है वो ज्यादा ध्यान से सुनना। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, वेदर भारत में इनकॉर्पोरेटेड वेदर विदेश में इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन शर्त यह है कि नीचे दी गई सारी कंडीशंस फुलफिल होती हो। 8वें पे ध्यान देना। एनी बॉडी कॉर्पोरेट वेदर रजिस्टर्ड इन इंडिया और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, बट इट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑफ कोर्स, प्लस ऑल द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। कौन कौन सी? पहला, ये किसी एक सब्सिडरी या एसोसिएट होनी चाहिए किसी ऊपर वाली कंपनी की। इनमें से किसी कंपनी की सब्सिडरी या एसोसिएट होनी चाहिए, प्लस इसकी इनकम या नेटवर्थ, कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ का 20% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 20% से ज्यादा ही होनी चाहिए, इक्वल नहीं। ठीक है, बस ये 2 कंडीशन आपको पूरी करनी है। करेक्ट। चलो अब आगे पढ़ते हैं। एनएफआरए की कंपोजिशन क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अंदर कौन कौन महान लोग बैठते हैं? आइए देखें। पहला, एक चेयरपर्सन एंड 15 मेंबर्स। उन 15 मेंबर्स में से केवल एक फुल टाइम होना मैंडेटरी है, बाकी सभी पार्ट टाइम हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है। चेयरमैन साहब जो हैं वो एमिनेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, प्रसिद्ध इंडिविजुअल। उनके अंदर ज्ञान होना चाहिए किसका? या तो अकाउंट्स का, या तो ऑडिट का, या तो फाइनेंस का, या तो लॉ का। चारों का ज्ञान नहीं चाहिए, किसी एक का भी होगा तो बस बल्ले बल्ले है हमारे लिए तो। और एनएफआरए के अंदर 3 कमिटीज होती हैं, कमिटीज, ताकि यूं समझ लीजिए कि एनएफआरए के अलग अलग डिवीजन हो गए, या एनएफआरए के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, या अलग अलग यूनिट्स हो गई। तो 3 यूनिट्स हैं इनकी। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। दूसरा है SA कमिटी, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कमिटी। SA इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, बोलते कैसे हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कमिटी। और तीसरा एनफोर्समेंट कमिटी, यही है वो जज वाली कमिटी। मतलब अगर आप अपने अकाउंटिंग या ऑडिटिंग प्रोफेशन की जो है मर्यादा भंग करते हैं तो ये एनफोर्समेंट कमिटी आपको पनिशमेंट दे देगी। अपॉइंटमेंट टू बी वैलिड, अच्छा ये लाइन कीमती है। ये लाइन आपको अलाइड लॉ में भी कई बार देखने को मिलेगी, जो कॉर्पोरेट के साथ इकोनॉमिक लॉज हैं आपके, उनमें भी, जैसे कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, या इंश्योरेंस IRDA का चेयरमैन, या सेबी का कोई अधिकारी, अगर उनके अपॉइंटमेंट में कोई इर्रेगुलरिटी पाई जाती है, या एनएफआरए के किसी मेंबर में अपॉइंटमेंट करते समय गलतियां हो गई, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉइंटेड पर्सन के साइन इनवैलिड हो जाएंगे। एक अधिकारी का अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हो गया, एक अधिकारी का अपॉइंटमेंट कानूनन नहीं हुआ, जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि साहब वो उसके करे गए जो कार्य रहे वो सब खत्म हो गए। जो भी उसने अब तक किया
वो सब कुछ वैलिड रहेगा। मैं बता रहा हूं ये हर अथॉरिटी के केस में होता है। पास्ट एक्शंस विल नॉट बी हेल्ड इनवैलिड जस्ट बिकॉज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट वाज नॉट वैलिड। ठीक है, चलो फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस में आप लोग दो बातों का ध्यान रखना। एक तो फंक्शन समझने वाले नहीं है, बस थोड़ा सा लिस्ट है वो आप याद कर लेना। दूसरी बात जो आपको शब्द बिल्कुल भूलना नहीं है वो है ओवरसी द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशनल या टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका। ठीक है, देखिए सबसे जरूरी काम इनका यह है मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस, नहीं ये वाला दूसरा, ओवरसी क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स। मतलब आप बाकी भी नहीं मिस करेंगे, बाकी भी याद रखेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं इस वाले को आपने बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए, एक अच्छा पॉइंट हमने अलग से कवर किया है इन्वेस्टिगेशन पावर का, कि एनएफआरए के पास ये शक्ति है कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जैसे कि एसएफआईओ है, जैसे सीबीआई है, जैसे ईडी है, उसी प्रकार एनएफआरए भी इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकती है। और इस काम को करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपनी मर्जी से ऐसा कर ले, सुयो मोटो, ये बहुत खतरनाक पावर होती है सुयो मोटो। दूसरा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ऐसा कर सकती है। अच्छा, जब ये इन्वेस्टिगेशन करने आएगी तो ये किस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी कि प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट तो नहीं हुआ। क्या ये सभी कंपनियों का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? नहीं, वो तो हमने पढ़ा था, केवल रूल 3 कंपनीज और उनके लिए काम करने वाले अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स, यानी कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि रूल 3 कंपनीज के अलावा किसी और कंपनी का काम करता है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। केवल रूल 3 कंपनीज की बात चल रही है, किसी और कंपनी की बात नहीं। तो रूल 3 कंपनी का अकाउंटिंग प्रोफेशनल, रूल 3 कंपनी का ऑडिटिंग प्रोफेशनल केवल, ठीक है, कहीं और नहीं। चलो अब देखो पेनल्टी का ऐसा है, मैंने बस लिख तो दी है यहां पर, लेकिन पेनल्टी मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि आपको इतना देखो, पेनल्टी कितनी याद करके जाओगे। हर सेक्शन की पेनल्टी है, हर सेक्शन में पेनल्टी है। एनएफआरए जो सजा सुना सकती है ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। ये मुझे मेरे निजी ओपिनियन में इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। बाकी मैंने किसी सेक्शन की पेनल्टी एज सच इंक्लूड नहीं करी अपने वन शॉट रिवीजन में। देखो, अगर इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेनल्टी सुनाई जा रही है तो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 गुना ऑफ द फीस। अगर जो अपराधी है वो सीए फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, सीए फर्म, तो मिनिमम 5 लाख और 10 गुना ऑफ द फीस। जो व्यक्ति या मेंबर, मतलब जो प्रोफेशनल डीबार होगा प्रैक्टिस से, ऑडिट से, फॉर मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जब ऑडिट से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो वो फ्रॉम ऑल कंपनीज होगा और ऑल टाइप ऑफ ऑडिट होगा। ना वो किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता, ना किसी टाइप ऑफ ऑडिटर का बन सकता 10 साल तक। दूसरी बात, जो वैल्यूएशन है वो भी नहीं कर पाएंगे आप, मिनिमम 6 मंथ्स या मैक्सिमम 10 ईयर्स। ये एक ब्रैकेट ऑफ पनिशमेंट है, आप चाहे तो याद कर लीजिएगा। डिविजन्स का देखो दोस्तों, ऐसा है कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि एनएफआरए की अलग अलग यूनिट्स हैं, हर काम के लिए इनके पास अलग डिवीजन है। ये डिविजन्स के थ्रू ही काम करती है। हर डिवीजन का अपना एक चेयरपर्सन होता है और हर डिवीजन का चेयरपर्सन नहीं है अगर, तो फुल टाइम मेंबर्स होता है। अच्छा, याद रखना ये लैंग्वेज ठीक है, हाँ वैसे ठीक है। जो भी चेयरमैन होगा डिवीजन का, वो या तो ऑप्शन 1 एनएफआरए का चेयरमैन ही डिवीजन का चेयरमैन हो जाएगा, या फिर एनएफआरए का कोई फुल टाइम मेंबर जो मिनिमम 1 होता है वो इस डिवीजन का हेड बन जाएगा। ठीक है, चलो पार्ट टाइम मेंबर्स में देखो ऐसा है कि एनएफआरए सरकारी संस्था है। सरकार हमेशा कोशिश करती है कंसेंसस लाने की। सरकार हमेशा कोशिश करती है कि अलग अलग क्षेत्र से लोग इकट्ठे किए जाए और ताकि कोई विरोध कभी ना हो। तो एनएफआरए में कभी कोई विरोध ना हो, इसलिए देखो एनएफआरए के जो मेंबर्स हैं वो कहां कहां से आते हैं। देखिए, एमसीए का रिप्रेजेंटेटिव, सीएजी का रिप्रेजेंटेटिव, आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव, सेबी का रिप्रेजेंटेटिव, सीए इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेटिव, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का चेयरपर्सन, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का चेयरपर्सन और 2 एक्सपर्ट्स ऐसे
जो अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंस या लॉ से हो। अच्छा, तुमने देखा होगा अभी कि एनएफआरए में इतने सारे मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे, उसमें से एक फुल टाइम था, बाकी पार्ट टाइम थे। तो ढूंढेंगे कैसे, किसको लेना है, उसकी सिलेक्शन कमेटी है हमारे पास। सिलेक्शन कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडिशनल सेक्रेटरी, एमसीए के सेक्रेटरी, एनएफआरए का चेयरमैन और 3 एक्सपर्ट्स फ्रॉम अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंस, लॉ। ये सिलेक्शन कमेटी है जो ढूंढती है कि भाई किसको हमने एनएफआरए के अंदर लेना है। मेरी नजर में अगला पॉइंट बहुत कीमती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेबी, in competition, in IRDA, in RBI और also here। क्या है ये पॉइंट कि जो एनएफआरए का फुल टाइम मेंबर है वो नहीं एसोसिएट होगा किसी ऑडिट फर्म या कंसल्टेंसी फर्म में। +2 इयर्स का क्या मतलब है? जब तक तुम एनएफआरए का फुल टाइम मेंबर है तब तक तो तुम वैसे भी किसी कंसल्टेंसी फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता। जब तुम फुल टाइम मेंबर का पद से रिटायर होगा, जब तुम एनएफआरए से रिटायर होगा, उसका भी 2 साल तक तुम किसी सीए फर्म को, कंसल्टेंसी कंपनी को, फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। अपील अगेंस्ट, अच्छा नहीं, है डिक्लेरेशन अबाउट लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली चेयरपर्सन को और मेंबर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लिखकर देना होता है कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हम 2 तरफ से लड्डू नहीं खा रहे हैं, हम एनएफआरए के लिए ही इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। एनएफआरए का अगर कोई फैसला आपको ठीक नहीं लगता तो आप अपील कर सकते हैं। अपील कहां होती है? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में। ये बातें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी काम आएंगी। अच्छा याद आया, मैं बताऊं, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं है, मेरे पॉइंटर्स पी के जाइए, कुछ और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में, एटी में आप जा सकते हैं एंड नॉट एनसीएलटी। तो एनएफआरए का सेक्शन पूरा हुआ, सेक्शन नंबर 132। ठीक है, 133 में दोस्तों मुझे कुछ रिवाइज नहीं कराना। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह शक्ति है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करती है। तो सर फिर एनएफआरए क्या करती है? बदमाशों, एनएफआरए सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल रेकमेंड करती है। जो फाइनल सील आती है, अशोक का वो जो चिन्ह लगा हुआ वो आता है ऑफिशियल गैजेट, वो सरकार जारी करती है कि भाई हाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल हो गया। तो वो सब सीए इंस्टीट्यूट और एनएफआरए ये सब रिकमेंडेटरी काम करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी बाय दीज 2 अथॉरिटीज, सीए इंस्टीट्यूट एंड एनएफआरए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ही अंतिम मोहर लगाती है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 134, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट एटसेट्रा। देखो दोस्तों, सीएमए फाइनल में बोर्ड रिपोर्ट का क्वेश्चन तुम्हारे यहां बहुत कम देखा गया, लेकिन बोर्ड रिपोर्ट एक विषय है जिसमें बहुत पोटेंशियल है पूछे जाने की। तो इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने रिस्क ना लेते हुए बोर्ड रिपोर्ट के डिटेल्ड कंटेंट यहां पर कवर कर दिए हैं। अब मैं सारे कंटेंट पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं एक बात बता रहा हूं। बोर्ड रिपोर्ट में हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ लिखते हैं, तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाता है फुल डिटेल की लिस्ट मैंने यहां कवर कर दी है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिग्नेचर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे उन पे सिग्नेचर होंगे। किसके? कुछ निश्चित लोगों के। अगर इनके अलावा सिग्नेचर कराए तो फिर अपराध हो जाएगा। किनके? कंपनी के चेयरपर्सन के। चेयरपर्सन नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टरों के, 2 डायरेक्टर जिनमें से एक एमडी होना चाहिए। ठीक है, प्लस ऑल्सो सीईओ, सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी 1 पर्सन वाली है तो बस खाली एक ही डायरेक्टर के करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड ऑल्सो हैव ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट एज एन एनेक्सर। क्या मतलब हुआ इस शब्द का? अगर मान लीजिए जैसे बैंक वालों ने किसी कंपनी से बैलेंस शीट मांगी, कंपनी ने बैलेंस शीट पकड़ा दी, बैंक वाले कह रहे हैं अरे ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी नहीं लाए, तो कंपनी वाले कह रहे हैं अरे आपने बैलेंस शीट मांगी, ऑडिट रिपोर्ट कब मांगी? तो देखो यहां रूल क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस बोर्ड रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड ऑल्सो हैव ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट एज एन एनेक्सर। ठीक है,
चलो, सर्कुलेशन शब्द आप जानते हैं, जो बैलेंस शीट की साइन करी हुई कॉपी है वो सभी शेयर होल्डर्स को भेजी जाएगी, ठीक है, टू ऑल अलोंग विद नोट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। नोट समझते हो ना, नोट्स टू अकाउंट्स। बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड रूल देखो मैंने क्या लिखा है। डिटेल्ड कंटेंट जरूरी है सभी कंपनियों को। अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट मतलब छोटी बोर्ड रिपोर्ट ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए। तो छोटी रिपोर्ट का मतलब क्या है? जैसे आप देखो, डिटेल्ड रिपोर्ट तो सभी कंपनियों के लिए है, डिटेल तो सब बनाती हैं, लेकिन सब में ओपीसी नहीं आती, सब में स्मॉल नहीं आती। स्मॉल और ओपीसी के लिए परमिशन है बेटा, तो छोटी रिपोर्ट बना ले, अब्रिज्ड, कॉम्पैक्ट। अब छोटी रिपोर्ट का मतलब क्या है? छोटी रिपोर्ट का मतलब है ओनली रिप्लाई टू ऑडिटर्स रिमार्क। इसका मतलब क्या हुआ? ऑडिटर ने जरूर अपने ऑडिट के दौरान कुछ अकाउंट्स के बारे में कुछ प्रश्न उठाए होंगे, उसने जरूर कुछ ना कुछ रिमार्क दिए होंगे, हमें वहां पर ये मिला, हमें वहां पर ये मिला, हमें वहां पर ये गलती मिली, हमें वहां पर वो गलती मिली। इन सभी प्रश्नों के उत्तर, इन सभी पॉइंट्स पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिप्लाई, बस इतनी रिपोर्ट बनानी है ओपीसी और स्मॉल कंपनी को। बाकी सभी कंपनियां क्या लिखेंगी फिर? बाकी कंपनियों के और क्या क्या लिखना पड़ता है? अगला डब्बा देखिए। 1 मिनट के लिए जो ये वाला है, मैं 1 मिनट होल्ड कर रहा हूं इसको। पॉइंट नंबर 4 को होल्ड कर दीजिए 2 मिनट के लिए प्लीज। ये रहा डिटेल्ड कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। ये स्पेलिंग कोई बात नहीं, बोर्ड रिपोर्ट के ये डिटेल्ड कंटेंट है। ये देखो मैंने पूरा डिटेल यहां लिख दिया सारा, ठीक है, कंप्लीट बिल्कुल। ये सब बोर्ड रिपोर्ट में डालना पड़ता है। तो इसको एक बार आप पढ़ के चले जाइएगा, कभी बोर्ड रिपोर्ट पर क्वेश्चन आए तो आप कर पाए, ठीक है। अच्छा, अब बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक कंटेंट है डीआरएस। ये लंबी लिस्ट देखी ना तुमने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बनाई जाने वाली रिपोर्ट के कंटेंट की लिस्ट तो मैंने तुम्हें दिखा दी, वो तो बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बनाई जाने वाली रिपोर्ट की जो डिटेल्ड लिस्ट है, उसमें एक पॉइंट बहुत कीमती है, डीआरएस, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डीआरएस क्या होता है? डीआरएस एक ऐसा कागज है जिसके अंदर डायरेक्टर 6 बातों की शपथ लेते हैं, 6 ही हैं शायद, 1 2 3 4 5 6, हाँ, डायरेक्टर 6 बातों की कसम खाते हैं। हम कसम खाते हैं कि, ये एक प्रकार से सेल्फ डिक्लेरेशन होती है। तो 6 बातें क्या हैं जिसकी कसम खाते हैं? ये रही डीआरएस, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डीआरएस। और ये किस बात की कसम खाते हैं? कि हमने एएस फॉलो करे हैं, हमने अकाउंटिंग पॉलिसी को जल्दी जल्दी नहीं बदला, कंसिस्टेंट फॉलो किया है, हमने पूरी केयर अकाउंट्स को मेंटेन करने में दिखाई है, पूरा ध्यान रखा है, हमने अपने अकाउंट्स गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाए, हमारी कंपनी ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को ठीक तरीके से फॉलो किया है, हमारी कंपनी ने जितने कानून हमारे ऊपर लगते हैं वो सब फॉलो किए। बस 134 हो गया। अब ये बोर्ड रिपोर्ट के देखो भाई, कंटेंट आप पढ़ लेना, लेकिन थोड़ा ज्यादा सीरियसली मत लेना प्लीज। इसको पढ़ के जाओगे तो थोड़ा अगर आ गया तो लिख पाओगे, ये बात है, ठीक है। चलिए, अब है सेक्शन नंबर 135। सेक्शन नंबर 135 हम सब जानते हैं, सेक्शन नंबर 135 आपको डबल बेनिफिट देगा। आपके एग्जाम में एक चैप्टर है सीजीसीएसआर का सीएमए फाइनल में, अगर आप 135 कवर कर लेते हैं तो आपको वहां पर भी काम आएगा और यहां पर भी काम आएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से जो आपका सीएमए फाइनल में चैप्टर है, उसमें जो सीएसआर नाम का हिस्सा है उसी से रिलेटेड ये प्रोविजन है। भाई अगर आप हमारे देश में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, कानून नहीं कहता फिर भी करते हैं, वो अच्छी बात है, वो तो एक प्रकार का एथिक्स हो गया, एक प्रकार की गुड गवर्नेंस हो गई। लेकिन हमारे देश में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको मजबूरन सीएसआर करना पड़ता है, ये वो सेक्शन है। भाई अगर आपकी कंपनियां देश के लिए कुछ करना चाहती हैं तो वो तो अच्छी बात है, देश के लिए बहुत कुछ करिए आप। मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपकी कंपनी कुछ नहीं करना चाहती देश के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, लेकिन आपकी कंपनी धन्ना सेठ है, तो भी आपको सीएसआर करनी पड़ेगी एज पर दिस सेक्शन।
तो यहां पर देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा किन कंपनियों को मैंडेटरीली करना है। पहला, एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, अगर नीचे दी गई तीन में से एक भी शर्त पूरी हो गई, नीचे दी गई तीन में से एक भी कंडीशन पूरी हो गई, तो बस आपके ऊपर फिर सीएसआर लग गई। क्या? 500 करोड़ या उससे ज्यादा की नेटवर्थ, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर, ये दोनों तो अच्छे लगते हैं लिमिट। तीसरा यार बड़ा छोटा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। चलो, सीएसआर का प्रोविजन अगर तुम्हारे ऊपर लग गया, सीएसआर का ये सेक्शन 135 यदि तुम्हारे ऊपर लग गया, तो फिर 135 लगते ही तुम्हें अपने यहां पर एक कमेटी बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, उसका नाम होगा सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे और उन 3 डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और मान लो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो ही ना तो कोई बात नहीं, 2 लोगों से कमेटी चल जाएगी। लेकिन अगर हमारा खर्चा सीएसआर के ऊपर जो हमें खर्चा करना है, सर वो कैलकुलेट कैसे होता है, आएगा ना पॉइंट उसका भी। सीएसआर के ऊपर जो हमें खर्चा करना है, यदि वो खर्चा साल का 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा, तो कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर कमेटी नहीं बनाएंगे, लेकिन सीएसआर करेंगे 50 लाख से कम वाला। तो सर वो कौन संभालेगा जब सीएसआर कमेटी नहीं होगी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे वो काम। हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में कंपोजिशन लिखी होनी चाहिए कि सीएसआर कमेटी में मिस्टर शर्मा है, मिस्टर सिन्हा है, मिस्टर अग्रवाल है, कौन कौन है। चलिए, सीएसआर पॉलिसी क्या होती है? भाई देखो, प्लान ऑफ एक्शन तो बनाना पड़ेगा ना। आपकी कंपनी के ऊपर सेक्शन 135 लग गया, तो आपने सीएसआर कमेटी बना ली। वो क्या कर रही सीएसआर कमेटी? वो पॉलिसी बनाएगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेकमेंड करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अप्रूव करेंगे कि हाँ, हमें तो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करना है, या हमें तो चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम करना है, या हमें तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। कुछ तो तय करना पड़ेगा ना। कमेटी रेकमेंड करेगी सीएसआर पॉलिसी को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अप्रूव करेंगे। सीएसआर पॉलिसी को बोर्ड रिपोर्ट में भी लिखा जाएगा और वेबसाइट पर भी बताया जाएगा। याद रखना है कि वेबसाइट मैंडेटरी नहीं है, वेबसाइट का डिस्क्लोजर नहीं। अगर आपके पास वेबसाइट है ही नहीं तो बच गए आप, फिर वेबसाइट पर डिस्प्ले का चक्कर ही खत्म। लेकिन अगर आप पे वेबसाइट है और आपने सीएसआर पॉलिसी डिस्प्ले नहीं करी तो अपराध है। वेबसाइट पर सीएसआर पॉलिसी अपलोड होनी चाहिए। अब आया पॉइंट जो आप लोग पूछ रहे थे कि सीएसआर के ऊपर कितना खर्चा करना है। देखिए, एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल में जो नेट प्रॉफिट आपका आया उसका एवरेज करिए पहले, उस एवरेज का 2% निकालिए, वो खर्चा हो गया चढ़ावा जो आपने खर्च करना ही है। लेकिन अगर हमने किसी साल ज्यादा खर्च कर दिया, 2 की जगह ज्यादा खर्च कर दिया, तो जितना ज्यादा खर्चा करा वो आगे एडजस्ट हो जाएगा। पहले नहीं होता था, वो एडजस्ट हो जाएगा, अगले 3 साल तक आगे एडजस्ट हो सकता है, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है। अब ये अगला पॉइंट बहुत कीमती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 100 करोड़ रुपए अलग कर लिए सीएसआर के खर्चे के, 100 करोड़ रुपए। सीएसआर का खर्चा करते समय सीएसआर पर भी खर्चा होगा, लेकिन सीएसआर में हमारा थोड़ा स्टाफ लग रहा है, उसके ऊपर भी तो खर्चा हो रहा है। सीएसआर का थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी तो खर्चा हो रहा है। तो वो खर्चा सीएसआर के अमाउंट के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप 5% का कॉन्सेप्ट समझ गए ना। आगे सीएसआर का जो भी खर्चा होगा दोस्तों, वो हमें कहां करना है? उन्हीं एरियाज में जो शेड्यूल 7 में स्पेसिफाइड है। शेड्यूल 7 में जो एरियाज स्पेसिफाइड है उसके अलावा नहीं खर्चा करना है कहीं पर। ठीक है, करेंगे, करते रहिए। दान हो गया लेकिन काउंट नहीं हुआ, दान हो गया लेकिन काउंट नहीं हुआ। अनस्पेंड सीएसआर को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, मुझसे दो लाइनें हैं बस, 1 मिनट लगेगा। जो पैसा आपने डिमार्केट कर दिया कि हम सीएसआर पर खर्च करेंगे, वो बेटा खर्च होना चाहिए था। खर्च नहीं हो पाया तो जरा क्यों बताओ, क्यों नहीं खर्च हो पाया? 2 केस। इसलिए
क्योंकि वो तो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था। भाई हमने अस्पताल बनवाना है तो पूरा अस्पताल एक साल में थोड़ी बन जाएगा, हमने अलग रख दिया है, धीरे धीरे खर्चा करेंगे तो कोई बात नहीं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो आप नोट डाल दो अकाउंट्स में कि भाई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का खर्चा हमने अलग कर दिया है, ठीक है। इट हैज बीन सेपरेटेड बट नॉट स्पेंट एक्चुअली, बट दैट हैज टू बी स्पेंट इन 3 years। इफ इट इज नॉट ऑन फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर ये कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं था, बस हमें मिला नहीं, कोई किसे देते, भाई कोई जमुना में थोड़ी फेंकाएंगे पैसे, कोई मिला ही नहीं, दान किसको दें, तो फिर क्या करना है, अनस्पेंट CSR में डाल करके उसे शेड्यूल 7 के सरकार के किसी फंड को दे दीजिए आप। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, PM केयर्स फंड, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, बहुत कुछ है, कहीं भी दे दीजिए आप। देखिए अनस्पेंड CSR अगर ऑनगोइंग वाले की है तो फिर आप 3 साल तक ऑनगोइंग को खर्चा करते रहिए 3 साल हो गए यार, अब तक तुम्हारा अस्पताल नहीं बना या तुम्हारे पैसे नहीं खर्च हुए, तो फिर अगले 30 दिन के अंदर आपको उसे सरकारी फंड में या चैरिटेबल फंड में ट्रांसफर करना, ठीक है। 3 साल का होता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं था तो फिर साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर आप कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। मेरी नजर में दोस्तों ये जो हम अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं वो ज्यादा कीमती है। CSR के कुछ क्लेरिफिकेशंस हैं। वन ऑफ इवेंट, कोई मैराथन करवा दी हमने, ये क्लास वाली मैराथन नहीं, वो दौड़ने वाली मैराथन, वो एयरटेल प्रेजेंट्स कैंसर अवेयरनेस मैराथन, ये CSR नहीं है। जब खर्चा करेंगे तो लोकल एरिया में पहले प्रेफरेंस देंगे, जहां पर आपका ऑफिस है वहां के लोगों को पहले मदद मिलनी चाहिए। विदेश में कोई खर्चा करा आपने, स्कूल, अस्पताल, तालाब कुछ बनवाया, तो कोई CSR नहीं है। विदेशों में करी गई इनकम CSR के टर्नओवर में ऐड नहीं होगी, और विदेशों में करे गए खर्चे CSR के खर्चे में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। CSR इंप्लीमेंट कैसे होती है वो आपकी इच्छा है। आप CSR का खर्चा खुद संभालिए, किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए, किसी दूसरे NGO के साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए, मिलकर के खर्चा कर दीजिए, लेकिन वो दूसरा NGO 3 साल पुराना होना चाहिए। और आपको ये सब डिक्लेयर करना पड़ेगा CSR 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। आप MCA को बताइए कि CSR का खर्चा हम खुद कर रहे हैं, या हमारी किसी कंपनी के साथ हमने जॉइंट वेंचर कर लिया है, या हमने एक NGO पार्टनर बना लिया अपना, उसके साथ मिलकर हम ये काम करेंगे, जो भी है। अच्छा, ये एक पॉइंट मुझे मिला, CSR एंड कैपिटल एसेट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्या एक कैपिटल गुड्स खरीदना CSR में काउंट होता है? होना तो चाहिए भाई। हमने किसी NGO को 50 AC खरीद के दे दिए, 50 कमरे हैं उस NGO में, कोई अनाथ आश्रम में, वैसे तो काउंट होना चाहिए। CSR अमाउंट में बी स्पेंट फॉर क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। और वो कैपिटल एसेट खरीद कर किसको देनी है आपने? या तो सेक्शन 8 कंपनी को, या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, चैरिटेबल सोसाइटी को। लेकिन जिसको भी देंगे उसके पास CSR रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। बेनिफिशियरीज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कलेक्टिव एंटिटी को, या पब्लिक अथॉरिटी को। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है? AC खरीद के खुद नहीं रखनी है कि साहब हमने ना 50 AC खरीद लिए हैं कि कहीं मंदिर में, धर्मशाला में जरूरत होती है तो हम बिना किराए के फ्री में भेज देते हैं, ये नहीं चलेगा। उसकी ओनरशिप कैपिटल एसेट की कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए। डोनर ने एसेट अपने नाम में ले रखी है तो डोनेशन किस बात की भाई, ठीक है, ध्यान रखना। CSR की रिपोर्ट बनेगी, एक CSR की एक रिपोर्ट बनेगी, पैसा कहां कहां खर्च हुआ, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में ऐड होगी। यदि आपका CSR का खर्चा पिछले 3 साल में 10 करोड़ हो गया है, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 1 करोड़ और मोर विच आर 1 ईयर ओल्ड, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी CSR का एरिया हो, जहां भी आप खर्च करते आए हैं पिछले 3 साल में 10 करोड़ अगर टच हो गया है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? इंपैक्ट असेसमेंट। इस खर्चे का क्या फायदा पहुंचा समाज को। दूसरा, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पर 1 साल से लगे हुए हैं और 1 करोड़ आपका खर्च हो गया, तो भी आपको क्या कराना पड़ेगा? इंपैक्ट असेसमेंट। ये 1 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, ये जो पानी में बह गया, इसका क्या फल मिला, ये आपको चेक कराना पड़ेगा, ठीक है।
अब ये जो आप इम्पैक्ट असेसमेंट कराएंगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, जिससे भी, सोशल ऑडिटर से, जिससे भी, वो भी तो पैसे लेगा। तो 2% ऑफ CSR एक्सपेंस और 50 लाख विच एवर इज हायर, मैक्सिमम इतना खर्चा कर सकते हैं आप। 50 लाख रुपए या CSR के खर्चे का 2%, 2% ऑफ प्रॉफिट नहीं, CSR के खर्चे का 2%, बस इतने खर्चा तक आप कर सकते हैं ऑन इंपैक्ट असेसमेंट। याद रखना प्लीज। अब बधाई आपको, 135 पूरा हुआ। ये देखिए CSR के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, मैंने भरपूर क्वेश्चन ले रखे हैं, और जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं क्वेश्चंस के, मतलब क्या कहते हैं उसे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटीज, मैंने सब कवर कर लिए हैं, छोटे बड़े सब सवाल। इनको आप पढ़ेंगे और बहुत सिंपल भाषा में मैंने आंसर लिखे हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखा आपने CSR पर कितने सारे क्वेश्चन है, जरूर कर लेना भाई इनको। सेक्शन 135 के ऊपर देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए अब है 136, छोटा सा सेक्शन है, 136 भी, 137 भी, 138 भी। 136 है राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज। भाई आप हर साल शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हो, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लिए, डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए, जो भी एनुअल काम होते होंगे उसके लिए। तो आप जब शेयर होल्डर्स को बुलाओगे, उनको नोटिस भेजोगे बुलाने का, उसको बोलते हैं नोटिस ऑफ AGM। तो नोटिस के साथ ही यार बैलेंस शीट का कॉपी भेज दो ना। वो हम पढ़ लेंगे कि फिजिकल भेजना है कि इलेक्ट्रॉनिक, 21 दिन पहले भेजना है कि 14 दिन पहले। बट आप कॉन्सेप्ट समझे, सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है कि हमारे शेयर होल्डर्स का, हमारे मेंबर्स का ये अधिकार है कि उनके पास ऑडिटर का साइन करा हुआ बैलेंस शीट पहुंचना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए। देखो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, ये भेजना चाहिए हमें नीचे दिए गए लोगों को 21 दिन पहले, जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले। हर शेयर होल्डर यानी कि हर मेंबर को, डिवेंचर ट्रस्टी को, और अन्य जो भी लोग अधिकारी हैं। अब सर अन्य कौन लोग अधिकारी हैं, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये जो 21 दिन पहले भेजने का रूल है, ये 21 की जगह 14 हो जाता है। किन कंपनियों के लिए? 14 डेज फॉर चैरिटेबल कंपनीज, ठीक है। उसके नीचे भी कुछ बात लिखी है। चैरिटेबल कंपनियों को तो 21 की जगह 14 का परमिशन मिल गया, क्या बाकी कोई भी 21 से कम दिनों में भेज सकती है? हाँ, देखो, लेस देन 21 डेज आर अलाउड फॉर नॉन चैरिटेबल कंपनीज, बट अगर 95% मेंबर्स पहले से हाँ कर दें, हम तो जी शहर में ही रहते हैं, 14 दिन पहले बताओगे तब भी आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलो ध्यान से देखना है, स्पेशल रूल लिस्टेड कंपनियों के लिए। अगर हमारी कंपनी लिस्टेड है तो हर शेयर होल्डर को अलग अलग चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं है। क्या करें? जो भी कागज है, बैलेंस शीट, जनरल मीटिंग का नोटिस, ये सब ऑफिस में रख दो रेडी 21 दिन पहले। कोई भी आएगा देख लेगा। और एक काम और करना है, क्या? स्टेटमेंट, जरूरी चीजें लिखकर AOC 3 और 3A में इज सेंड टू ऑल, आप ऑनलाइन भेज दो। अरे 100 पन्ने की बैलेंस शीट डाक में सारे शेयर होल्डर को भेजने का खर्चा कौन उठाएगा? तो लिस्टेड कंपनी ने क्या करना है? 2 काम। पहला, अपने ऑफिस में फाइलें तैयार रखनी है और मेंबर्स को कहना है कोई इंस्पेक्ट करना चाहे तो आके देख ले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं, वो सिर्फ डायरेक्टर को अधिकार था। और स्टेटमेंट, जिसके अंदर कुछ जरूरी फीचर्स होंगे बैलेंस शीट के, बस समरी, फॉर्मेट नंबर AOC 3 या 3A, वो आप सभी शेयर होल्डर्स को भेज दो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली जब भेजते हैं तो कौन कौन लोग इलेक्ट्रॉनिक भेज सकते हैं? लिस्टेड कंपनियां और पब्लिक कंपनियां जिनका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा हो प्लस टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है। नीचे दी गई कंपनियां चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली भेज दें, वो वैलिड है, लेकिन बाकी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिकली नहीं भेजना है, बाकी कंपनियां फिजिकल भेजेंगी। कौन कौन सी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक अलाउड है? एक लिस्टेड को, और एक बाकी सारी अनलिस्टेड वाली पब्लिक कंपनियां जिनका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है प्लस जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिकली किसको भेजनी है? ये तो अजीब बात है, किसको भेजनी का क्या मतलब?
शेयर होल्डर को ही तो भेजेंगे। टेंशन ये है दोस्तों कि लिस्टेड कंपनियों के शेयर डीमैट फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में। तो जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं जिनकी ईमेल आईडी हमारे पास रजिस्टर्ड है, उनको तो हम ईमेल पे भेज देंगे। लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स, यानी कि ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, उसके शेयर होल्डर डीमैट में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, उनको ईमेल आईडी पे दे देंगे। बाकी सबके लिए फिजिकल डिस्पैच होगा। हमारी कंपनी को हमारे बैलेंस शीट वेबसाइट पर भी डिस्प्ले करनी पड़ेगी, और लिस्टेड कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है। ये बैलेंस शीट का इंस्पेक्शन मेंबर भी कर सकते हैं और डिवेंचर ट्रस्टी का भी कर सकते हैं। डिवेंचर ट्रस्टी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टर जो इंस्पेक्शन कर सकते थे, केवल डायरेक्टर, वो था बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यह है बैलेंस शीट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वॉल्यूमिनस होते हैं ना, ज्यादा होते हैं, तो वो हर किसी को इंस्पेक्शन अलाउड नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्टर को। बैलेंस शीट तो क्या होगी, 100 पन्ने की बुकलेट केवल, बस। तो वो हम मेंबर को दिखाने को रेडी हैं। अच्छा, ये निधि कंपनियों के लिए स्पेशल रूल पढ़ लो भाई। निधि कंपनी में प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसको वैसे ही कॉस्ट कटिंग के लिए खोलते हैं। निधि कंपनी को ज्यादा खर्चा अलाउड नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, एडवाइजेबल नहीं है निधि कंपनी के लिए। तो अगर निधि कंपनी में कोई मेंबर है जो 1000 रुपए से ज्यादा होल्ड नहीं करता, ठीक है, हु डू नॉट होल्ड मोर देन 1000 रुपीज या मोर देन 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, उनको अलग अलग चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं है। बस न्यूज़पेपर में नोटिस दे दीजिए, वो एक सफिशिएंट है। निधि कंपनी क्या होती है, हो सकता है आप जानते ही होंगे, लेकिन ये तो नहीं भी जानते तो ये मान लीजिए कि निधि कंपनी बहुत माइक्रो फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन होती है। 2, 5, 10, 50 रुपया आदमी जमा करता है उसमें। एक बहुत बड़े माइक्रो फाइनेंस लेवल पर ये माइक्रो कंपनी निधि वाली काम करती है। 200 तो मिनिमम मेंबर होते हैं इसके। तो सोचिए, किसी ने 100 रुपये जमा करे, किसी ने 50 रुपये जमा करे, कोई 500 से मेंबर बना, कोई 800 से मेंबर बना निधि का। अब उस हर आदमी को, यार मेंबर को वो तो हम लिफाफा भेजेंगे 250 रुपये का छपा हुआ, तो वैसे खर्चा हो जाएगा। तो 1000 रुपये से नीचे और 1% से नीचे वाले जितने मेंबर हैं हमारे, उनको अलग से चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर नोटिस दे देंगे, वो भी सफिशिएंट है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 137, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। इतने लंबे नाम को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आरओसी फाइलिंग। भाई, जो बैलेंस शीट डायरेक्टरों ने फाइनलाइज करी, ऑडिटर ने साइन किया, रिपोर्ट बनाई, ऑडिट रिपोर्ट बनी, डायरेक्टर रिपोर्ट बनी, इसकी एक कॉपी आरओसी को भेजी जानी भी जरूरी है। आरओसी के पास भी इसका एक कॉपी भेजा जाना मैंडेटरी है। तो जब हम आरओसी को इसका एक कॉपी भेजते हैं, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, और इसमें कीमती रूल यह है, एजीएम ही नहीं हुई तो क्या करें? एजीएम हुई लेकिन अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं हो पाए तो क्या करें? शेयर होल्डर ने अकाउंट्स अप्रूव नहीं करे तो क्या करें? मीटिंग में कोरम नहीं आया, पोस्टपोन हो गई तो क्या करें? ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमें एजीएम से 30 दिन के अंदर अकाउंट्स अगर भेजने हैं आरओसी को, और एजीएम ही नहीं हुई तो क्या करें, ये सब कुछ देखना है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी अटैचमेंट के साथ 30 दिन के अंदर आरओसी को जमा हो जानी चाहिए। फॉर्मेट है एओसी 4 एंड एओसी 4 सीएफएस। फाइलिंग मैंडेटरी है, भले ही एजीएम ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करे हो या ना करे हो। अडॉप्ट मतलब अप्रूव्ड करे हो ना करे हो। 30 डेज कहां से काउंट होंगे? एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम से, अगर एजीएम हुई है तो, और अगर एजीएम नहीं हुई तो ड्यू डेट से। मतलब अगर एजीएम हो गई तो जब हो गई वहां से 30 दिन काउंट चालू, लेकिन मान लो ड्यू डेट 30 सितंबर होती है, वो निकल गई और तब तक एजीएम ही नहीं हुई, तो 30 सितंबर से मीटर चालू है बेटा। लेट एजीएम करोगे तो काउंटिंग 30 दिनों की 30 सितंबर से होने लगेगी। 30 दिन क्रॉस होते ही फाइन लगेगा। अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान से देखो, मान लो एजीएम नहीं हुई तो ड्यू डेट से 30 दिनों के अंदर जमा कर दो, जैसे हैं वैसे ही, बिना साइन वाले, बिना अप्रूव वाले। तो बिना अप्रूव वाले आरओसी को जमा कर दें तो क्या जब अप्रूव होंगे तो दोबारा जमा करेंगे? यस। Unadopted financial statement shall be filed as provisional and shall be refiled after adoption.
ठीक है। 1 पर्सन कंपनी को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने हैं, लेकिन उसमें मीटिंग तो होती नहीं, तो मीटिंग से कहां से हम 30 दिन गिन लेंगे। इसलिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन के अंदर उनको ये काम करना है। फाइलिंग जो है वो सब्सिडरीज की भी करनी है, फॉरेन सब्सिडरी हो तब भी, मतलब जब आप कंसोलिडेशन करेंगे तो विदेशी सब्सिडरी का भी करेंगे। अगर आपकी सब्सिडरी विदेश की है और ऑडिट नहीं हुई है, क्योंकि वहां के देश में ऑडिट नहीं होता होगा, तो आप डिक्लेरेशन दीजिए कि भाई हमारी फलाने देश की सब्सिडरी है, वहां ऑडिट होता नहीं है, इसलिए ऑडिट नहीं हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होने चाहिए, विदेशी सब्सिडरी के वाले भी, और अगर इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में करवाइए, ठीक है। आप लोग देखो सीएमए फाइनल में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला वाला, एक्सबीआरएल। एक्सबीआरएल क्या होता है, ये हमारा विषय इस वक्त नहीं है। हमें याद रखना है कि एक्सबीआरएल एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज इज अ फाइलिंग मैकेनिज्म, इज अ लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग। सो this XBRL is not mandatory for every company. XBRL is mandatory only for selected companies. So what are those companies? These are those companies. Listed company, any company जिसका कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, any company जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, but these companies are exempted. Housing finance is exempted, insurance is exempted, NBFC is exempted, बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो ये हमने 137 कर लिया। इसके क्वेश्चंस भी हैं, देखिएगा, देखा कितने सारे क्वेश्चन है 137 के। चलिए अब हम आ गए अंतिम सेक्शन पर, लास्ट सेक्शन 138। आपको देखने से लगेगा कि ये सेक्शन अकाउंट्स का नहीं है, ऑडिट का है। नहीं, ऑडिट के प्रोविजन सेक्शन 139 से स्टार्ट होते हैं, ये अकाउंट्स का प्रोविजन है। इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं, ये आपने कभी बचपन में इंटरमीडिएट में सुना होगा। इट्स अ काइंड ऑफ प्री वेरिफिकेशन, स्टार्ट ऑडिट होने से पहले वाला होमली ऑडिट है ये जरूरी नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट करे, ये कोई भी कर सकता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि बस ये होमवर्क है, लेकिन ये हर कंपनी को करवाना मैंडेटरी नहीं है। कुछ सिलेक्टेड कंपनीज है जहां पर ये होना मैंडेटरी है। देखिए, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिनका कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब इसमें काम की बात जो आपको अच्छे से याद करनी है वो सुनिए पहले। ये जो अमाउंट है ये 31 मार्च के नहीं है। अच्छा, फिर कब के? प्रीवियस ईयर होता है ना, जनरली कोई भी लिमिट चेक करते हो तो पिछले साल की बैलेंस शीट से चेक करते हो, ये ऐसा नहीं है। पिछले पूरे साल में एक दिन के लिए भी अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई और 31 मार्च को लिमिट क्रॉस नहीं हो रही, तब भी इंटरनल ऑडिट होगा। याद रखना, ये विशेष नियम है। पिछला साल जो पूरा 365 दिन का था, उसमें किसी एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे डिपॉजिट 25 करोड़ को पार कर गए, लेकिन हमने थोड़ा सा रीपेमेंट कर दिया, तो 31 मार्च को डिपॉजिट 20 करोड़ रह गए, तब भी इंटरनल ऑडिट होगा। याद रखना है, ठीक है। लिमिट्स आर टू बी चेक्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये ध्यान रखना है आपको। कौन करेगा इंटरनल ऑडिट? कोई भी कर सकता है, मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। दोस्तों, ये जो नोट्स हमने बनाए, इसमें हमने काफी समय लगाया है, काफी मेहनत से बनाए गए हैं। आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बढ़िया तरीके से रिवाइज करिएगा, पेपर में यही काम आएंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।